क्या कोई गूंगी गवाही हो सकती है? क्या कभी सुना है कि जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, वो अदालत में जाकर एक कत्ल के केस में सबसे अहम गवाही दें? शायद ऐसा फिल्मों में भी देखने को ना मिला होगा, जो रियल लाइफ में इंदौर के एक केस में हुआ, जिससे पुलिस को न सिर्फ हत्या की ऐसी गुत्थी सुलझाने में कामयाबी मिली, जिसमें लाश टुकड़ों में बंटी थी और करीब कई सौ किलोमीटर के दायरे में बिखरी हुई थी। जी हाँ, इंदौर पुलिस के पास एक ऐसा गवाह मौजूद था जो लाइव मर्डर की इकलौती चश्मदीद थी, मगर वो ना तो बोल सकती थी, ना अपनी बात बता सकती थी, बस इशारे जरूर कर सकती थी। जो उसने किया और अदालत में उसकी गवाही दर्ज भी हुई और देखते ही देखते उस ब्लाइंड मर्डर की मिस्ट्री का पर्दाफाश भी हुआ, जिसको शायद पुलिस ने भी फाइलों में दफन करने का इरादा कर लिया था, लेकिन मन बदला और काम बन गया। दोस्तों, ये किस्सा उस लाश का था जो टुकड़ों में बंटी और बोरियों में कैद होकर इंदौर से ऋषिकेश तक जा पहुंची। पूरे 1000 किलोमीटर दूर तक पहुंची, लेकिन इंदौर पुलिस ने इस कहानी का पर्दाफाश कर दिया था। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई थी 8 जून यानी शनिवार को इंदौर से हुई थी। नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन की बोगियों की साफ सफाई के दौरान एक जनरल बोगी में सीट के नीचे से साफ सफाई कर्मी की नजर एक बोरी पर पड़ी। बोरी पर खून के धब्बे दिखे तो इसकी इत्तला तुरंत इंदौर जीआरपी को दी गई। पुलिस कर्मियों ने बोरी की जांच की तो जैसी आशंका थी वही हुआ और बोरी से एक महिला की लाश के टुकड़े मिले। और टुकड़े भी क्या थे, सिर और धड़ का हिस्सा था, हाथ पांव गायब थे। जाहिर है मामला कत्ल का था और लाश को इस तरह ठिकाने लगाया गया था। जाहिर है पुलिस के लिए ये एक ब्लाइंड मर्डर केस था। इंदौर पुलिस एक महिला की आधी अधूरी लाश की गुत्थी में उलझी हुई थी और इंदौर से करीब 1000 किलोमीटर दूर देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश एक्सप्रेस में 2 दिन बाद ही एक महिला की लाश के टुकड़े मिले। यहां सिर्फ हाथ और पैर के हिस्से थे, सिर और धड़ गायब था। अब ऋषिकेश पुलिस भी एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी में उलझ गई थी, तो पुलिस ने केस को सुलझाने के लिए पूरे रास्ते को ट्रैक करना शुरू कर दिया और सीधे पहुंच गई वहां जहां से योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी, यानी इंदौर। पुलिस के इंदौर पहुंचते ही 2 दिन पुरानी एक कहानी मिली, जिसमें महिला का सिर और धड़ गायब था। जाहिर है अब पुलिस के लिए दोनों मामलों को एक साथ देखने की वजह सामने आ गई। लाश के इन टुकड़ों को लेकर दोनों शहरों की जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की बातचीत शुरू हो गई। तजर्बे से पुलिस ने अब ये अंदाजा लगा लिया था कि दोनों ट्रेनों में मिले लाश के टुकड़े असल में एक ही महिला के हो सकते हैं। अब कवायद ये थी कि महिला की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि किसी ने इंदौर या आसपास के किसी शहर में किसी को ट्रेन में लाश की बोरी रखते हुए नहीं देखा था। तभी पुलिस की नजर महिला की बाह पर गई, जिस पर 2 अल्फाज लिखे थे, मीरा बेन और गोपाल भाई। इससे पुलिस को यह अंदाजा हुआ कि कहीं यह मामला गुजरात से तो नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर के आसपास के कई इलाकों में आमतौर पर आदिवासी लड़कियां अपनी बाह पर अपना नाम और अपने भाई का नाम लिखवा लेती हैं। कोशिश जारी रखी और आखिरकार पुलिस को महिला की पहचान मिल गई। वो थी 37 साल की मीरा बेन, जो रतलाम जिला के बिलपांग थाना इलाके की गांव मऊ की रहने वाली थी। ये भी पता चला कि 6 जून को मीरा बेन अपने पति से झगड़ा करके घर से बाहर निकली थी और उसके पति ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। मगर पुलिस का माथा ठनका कि जो महिला घर से सही सलामत निकली वो 2 दिन के बाद
टुकड़ों में बंटकर बोरियों में कैसे बंद हो गई। तब सवाल यही उठा कि आखिर मीरा बहन का कत्ल किसने किया और क्यों किया। मीरा बहन की लाश को पहचान मिल चुकी थी, अब असली कहानी का पता लगाना था। लिहाजा पुलिस ने मीरा बहन के पति से पूछताछ की तो वहां से सुराग मिला, क्योंकि मीरा बहन के पति ने खुलासा किया था कि वो उज्जैन जाने की बात कहकर घर से निकली थी। तब पुलिस ने अंदाजा लगाया कि मुमकिन है कि महिला का कत्ल उज्जैन में हुआ हो और कातिल ने उज्जैन रेलवे स्टेशन से ही महिला की लाश बोरियों में भरकर अलग अलग ट्रेनों में रख दिए हों। लिहाजा पुलिस ने अपनी निगाह उज्जैन रेलवे स्टेशन पर टिका दी। पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, रेलवे स्टेशन के आसपास मुखबिरों की मदद से कत्ल का राज पता लगाने की कोशिश की। इसी कोशिश में पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले जिसमें 7 जून को मीराबेन एक आदमी के साथ रेलवे स्टेशन से जाती नजर आई। अब ये आदमी कौन था, उसकी पहचान शुरू हुई। मुखबिरों से पता चला कि वो आदमी कमलेश पटेल है, जो उज्जैन रेलवे स्टेशन के पास के ही एक रिहायशी इलाके हीरा मिल की चाल में रहता था। उत्तर प्रदेश का रहने वाला कमलेश पटेल पिछले 15 सालों से उज्जैन में ही रह रहा था और कैटरिंग ठेकेदारों के साथ काम किया करता था। पुलिस ने 55 साल के कमलेश पटेल को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू की, लेकिन कमलेश लगातार पुलिस को बरगलाता रहा। पुलिस को पता चला कि कमलेश शादीशुदा है, लेकिन उसकी बीवी मुकबधिर है, यानी वो सुन और बोल नहीं सकती। यानी अगर किसी को पटेल के कत्ल का राज पता हो तो वो उसकी मुकबधिर बीवी हो सकती थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि पटेल की मुकबधिर बीवी पुलिस से उससे अगर पूछताछ करती तो कैसे करती। तो पुलिस ने इसका भी हल निकाला। पुलिस ने गूंगों बहरों की बातचीत की भाषा यानी साइन लैंग्वेज के कुछ एक्सपर्ट से संपर्क साधा और उन्हें कमलेश पटेल की बीवी से पूछताछ में मदद के लिए बुलावा भेजा। एक्सपर्ट्स ने पटेल की बीवी से बात की और तब सामने आई एक ऐसी खौफनाक सच्चाई जिस पर यकीन भी नहीं किया जा सकता था। यानी उस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल था दोस्तों। पटेल की बीवी ने इशारों ही इशारों में पुलिस को बताया कि कैसे उसका पति 7 मई को मीराबेन को अपने साथ लेकर घर आया था, कैसे उसका कत्ल करने के बाद उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। असल में पटेल ने जब मीराबेन की जान ली थी तब पटेल की बीवी घर पर नहीं थी, लेकिन जब वो मीराबेन की लाश के टुकड़े कर रहा था तब उसकी बीवी घर लौट चुकी थी और उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। यानी पटेल की बीवी की गूंगी गवाही से अब इस बात की तस्दीक हो चुकी थी कि कातिल कोई और नहीं बल्कि कमलेश पटेल ही है। अब बस पुलिस को पटेल से पूरी कहानी तफसील से सुननी थी और कत्ल की वजह से लेकर लाश निपटाने तक के पूरे सीक्वेंस को समझना था। असल में अपने पति से झगड़ा करने के बाद मीराबेन रतलाम से उज्जैन पहुंची। असल में वो मथुरा जाना चाहती थी, लेकिन मीराबेन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो मथुरा जाए तो कैसे जाए। इस बीच रेलवे स्टेशन पर कमलेश पटेल की नज़र उस पर पड़ी। पटेल ने उसे अकेला देखकर उससे बात करने की कोशिश की और हमदर्दी जताई और मथुरा की ट्रेन पकड़ने से पहले उसे अपने साथ चलने को कहा। असल में पटेल उसके साथ ज्यादती करना चाहता था। वो पहले भी कई महिलाओं के साथ ऐसा कर चुका था। अपने अंजाम से बेखबर मीराबेन कमलेश पटेल के साथ उसके घर चलने को राजी हो गई। अगले रोज पटेल ने उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करने लगा। मगर इत्तेफाक से इसी दौरान मीराबेन की नींद खुल गई और उसे होश आ गया। उसने अपने साथ हो रही ज्यादती का विरोध करना शुरू कर दिया। मीराबेन शोर मचाने लगी। गुस्से में आकर कमलेश पटेल ने अपने घर पर रखे एक बड़े से बोल्ट से मीराबेन के सर पर हमला कर दिया। मीराबेन बेहोश हो गई और तब रस्सी से गला घोंटकर उसने उसकी जान ले ली।
कमलेश जब ये सब कर रहा था तो उसकी बीवी घर पर नहीं थी, लेकिन जब तक बीवी घर लौटी तब तक वो एक बड़े से चाकू से मीराबेन की लाश के टुकड़े करने लगा था। उसने मीराबेन की लाश को 3 हिस्सों में बांटा और उसे 3 बोरियों में पैक कर दिया। इसके बाद वो सबूत मिटाने के लिए उज्जैन रेलवे स्टेशन के यार्ड में पहुंचा। उसने पहली 2 बोरियां नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी में रख दी, लेकिन तीसरी बोरी रखने से पहले ही ट्रेन चल पड़ी और तीसरी बोरी यानी हाथ और पांव का हिस्सा उसके पास ही रह गया। यानी कातिल ने लाश के टुकड़े अलग अलग ट्रेनों की बोगियों में इसलिए नहीं रखे थे कि इस मामले में पुलिस को गुमराह कर सके, बल्कि इत्तेफाक से 2 बोरियों के रखते ही एक पहली ट्रेन रवाना हो गई, जिसके चलते उसे तीसरी बोरी एक दूसरी ट्रेन में रखनी पड़ी। बहरहाल अब पुलिस ने इस केस को सुलझा लिया था और कातिल को निशानदेही पर उसके घर से महिला के कपड़े, उसकी घड़ी, चप्पल, मोबाइल की बैटरी जैसी कई चीजें बरामद कर ली गई थी। तो दोस्तों पुलिस कमलेश पटेल को अदालत में पेश करती है और वहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे अपराधों का कोई अंजाम नहीं होता है। हमें ऐसे अपराध करने से पहले सोच लेना चाहिए कि अंत में इसका अंजाम यही होता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मेरा आप सभी दोस्तों के लिए अलविदा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।